नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो पूरा हो चुका है। रिजल्ट आ चुका है। चुनाव एनडीए और इंडिया के बीच में फंस गया है। बार्गेनिंग चल रही है। मंत्रालय बंटवाने को लेकर के बार्गेनिंग बातचीत चल रही है। सरकार कौन बनाएगा 2 से 3 दिनों में ये भी साफ हो जाएगा। लेकिन इस बीच में जो पार्टियां चुनाव में हार गई हैं, सीटें जिनकी कम आई हैं, कुछ अंतर से जो चुनाव में हार गए, पीछे रह गए हैं, अब उनके संगठन जो है वो जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर चुनाव में चूक कैसे हो गई, कहां पर गलती हो गई। हालांकि मैंने बसपा के लिए 2-3 वीडियो में पहले बता चुका हूं कि इस चुनाव में एनडीए और इंडिया के बीच में जो लहर थी, जो लड़ाई चल रही थी मोदी सरकार की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के कारण, उसमें जो है वो सीधे सीधे दो तरफा लड़ाई थी। एक तरफ भाजपा थी, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। लेकिन इन सब के बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी ने 32 ऐसी सीटें हैं जहां पर 1 से 2 से 2.5 लाख तक का वोट हासिल किया है। मतलब बसपा अभी भी उत्तर प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है। लेकिन हालांकि चुनाव हाथ से निकल गया है। बसपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में जितनी सीटों की उम्मीद थी उतनी सीटें नहीं मिली है। इसलिए चुनाव को लेकर के बहुत सारी चीजें जो है समीक्षा चल रही है। हालांकि बसपा में संगठन में भी समीक्षा चल रही होगी, लेकिन एज ए बीइंग जर्नलिस्ट, पत्रकार होने के नाते मेरा भी सुझाव है और बहुत सारी चीजें मैंने भी तैयार की हैं। इन सब चीजों को जो है आप लोगों के सामने रखना है कि अगर ये सब चीजें की जाएं, मैंने 10 पॉइंट बनाए हैं। अगर इन 10 पॉइंट पे दमदारी से, बेहतरीन तरीके से खाका तैयार करके काम किया जाए तो बसपा को जो है इसमें काफी कामयाबी मिल सकती है, सफलता मिल सकती है। बसपा को जो है इसमें आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा जो है इसमें रहस्य और बहुत बड़ा जो है इसमें बहुत बड़ी जो है कामयाबी मिल सकती है। हालांकि ये पहला चुनाव नहीं है जब बसपा को इस बार जो है निगेटिव रिजल्ट मिला हो। 2007 से 12 का जो दौर था जिसमें बहन जी की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, उसमें जो है सबके लिए बहुत अच्छे काम किए गए। वंचितों के लिए नौकरियां, विकास, पार्क, स्मारक, सारी चीजें बहुत बेहतरीन हुई। लेकिन 2007 से 12 के बीच में जो डाउनफॉल हुआ है, अब उन्हीं सब चीजों को लेकर के चिंतन भी हो रहा है कि आखिर लगातार बसपा इतनी ज्यादा कमजोर क्यों हो रही है। वो बसपा जिसने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अपनी दम पर, अपनी दमदारी से पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में जहां पर इतनी ज्यादा जातियों की खिचड़ी है, सबको समेटना, सबको साथ लाना एक बहुत बड़ा जो है वर्कआउट होता है। वहां बसपा ने 2007 में अपने बलबूते सरकार बना ली। तो उसके बाद ऐसी क्या चीजें हुई कि बसपा का जो है लगातार ग्राफ नीचे गिरता चला जा रहा है। बसपा उबर क्यों नहीं पा रही है। 2007 के बाद, 2007 से 12 के बाद जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें बसपा फिर से जो है वो जीरो पर चली गई। हालांकि 2014 में मोदी लहर थी, हिंदुत्व की राजनीति जो है हिलोरे मार रही थी, तो उसमें बसपा का ही नहीं दूसरी भी पार्टियों का पतन हुआ, उसमें बसपा भी शामिल हो गई। लेकिन 2014 के बाद जब 2019 आया तो उसमें भी सारी पार्टियां जो है वो साफ हो गई, कहीं पर किसी का जो है वो दाल नहीं गली। लेकिन उस दौर में भी बसपा ने गठबंधन करके जो है वो 10 सीटें हासिल कर ली। तो 2014 के बाद 2019 का लोकसभा चुनाव जिसमें जीरो थी बसपा की सीटें, 14 में, 19 में 10 हुई और 2024 में फिर से जीरो हो गई। और इसी बीच में 2007 से 12 के बीच में जब गवर्नमेंट जाती है तो उसके बाद 17 में चुनाव हुआ, फिर 22 में चुनाव हुआ, लगातार 2 विधानसभा चुनाव में भी, तो मतलब 3 लोकसभा के चुनाव और 2 विधानसभा के चुनाव, मतलब 5 जो है वो बसपा के चुनाव हो चुके हैं, जिसमें बसपा को उम्मीद के मुताबिक जो है रिजल्ट नहीं मिला है। अब समीक्षाएं हो रही हैं, संगठन भी, बसपा का संगठन भी समीक्षा कर रहा है, अंदर खाने बैठ के चल रही हैं, क्या चीजें आगे तैयार होंगी। बहन जी ने एक प्रेस नोट भी रिलीज किया है, जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अब ग्राउंड जीरो पर जो है काम किया जाएगा, बसपा अपने पुराने फॉर्मूले पर वापस लौटेगी। लेकिन इन सब के बीच में जैसे जो पत्रकार होते हैं वो भी समीक्षा करते हैं, तो मैंने भी बसपा के लिए जो है वो 10 दमदार पॉइंट बनाए हैं। अगर इन पे भी गौर किया जाए, इन पर भी काम किया जाए तो इसमें बसपा को काफी हद तक जो है वो सफलता मिल सकती है। ये बसपा के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। अब मैंने जो बसपा के लिए 10 पॉइंट बनाए हैं उन पर जो है उनको बारी बारी करके आपको जो है वो बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो मेरा पहला सुझाव यह है, मैंने पहला जो पॉइंट तैयार किया है कि हर साल दिल्ली में बसपा का एक राष्ट्रीय अधिवेशन होना चाहिए, जिसमें देश भर के सभी जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ साथ प्रदेश अध्यक्षों और कोऑर्डिनेटरों की बैठक होनी चाहिए, जिसमें पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए
एक रोड मैप तैयार किया जा सके। मतलब बसपा का एक राष्ट्रीय अधिवेशन हो और वो कहां पर हो, दिल्ली में। ये मेरा पहला सुझाव है। दूसरा एक सुझाव ये है कि उत्तर प्रदेश जहां पर बसपा का सबसे ज्यादा वोट बैंक है, वहां पर 6 महीने में एक बूथ और सेक्टर अध्यक्षों के साथ साथ विधानसभा अध्यक्षों का एक सम्मेलन होना चाहिए, जिसमें ब्लॉक, तहसील, विधानसभा लेवल पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी पदाधिकारियों का संवाद हो सके। इन सब के साथ साथ इस सम्मेलन का नेतृत्व उस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को करना चाहिए। और इसके साथ साथ चूंकि बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे जो प्रदेश हैं वहां पर भी बसपा के राज्य स्तर के कार्यकर्ता सम्मेलन होने चाहिए और इन सम्मेलनों का नेतृत्व उसी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को करने चाहिए। और आखिरी दिन, समापन वाले दिन, वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष को पहुंच करके समापन भाषण देना चाहिए, जिससे कि वहां उस प्रदेश में कार्यकर्ताओं में जोश आएगा। तीसरा जो सबसे अहम पॉइंट है, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिलों और मंडलों में काम करने वाले अपने पदाधिकारियों से महीने या 2 महीने में एक बार जो है वो मीटिंग करनी चाहिए और ये मीटिंग सीधे जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ करनी चाहिए, जिससे उस जिले के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। इसके साथ ही पार्टी के अंदर काम करने वाले हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी को यह डर भी रहेगा कि पार्टी के लिए अच्छे से काम करना है, नहीं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी दिन जिले या मंडल में आकर के मीटिंग ले सकते हैं। चौथा जो मैंने पॉइंट तैयार किया है, उसके मुताबिक बसपा के पास युवा नेताओं की एक ऐसी टीम हो जो सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिपोर्ट करे। देश भर में कहीं पर भी दलित और अति पिछड़ों के उत्पीड़न पर कोई घटना होती है तो वो टीम घटना स्थल पर सीधे पीड़ितों से जाकर मुलाकात करे और उन्हें यह एहसास दिलाए कि उनके साथ जो भी जुल्म और ज्यादती हुई है उसके खिलाफ बसपा जो है आवाज उठाएगी। इसके अलावा पांचवा जो पॉइंट है, उसमें बहुजन समाज पार्टी को एक बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ तैयार करना चाहिए जो समय समय पर बसपा को जो है वो स्ट्रेटेजी बनाता रहे, रणनीतिक सुझाव तैयार करके देता रहे। इसके अलावा रैलियों और जनसभाओं के लिए साहित्य तैयार कर सके। बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकोष्ठ की हर महीने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मीटिंग होनी चाहिए, जिसमें और इस प्रकोष्ठ में जितने भी लोग हों वो सब 55 साल के ऊपर के होने चाहिए, इस जिनमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा बिल्कुल भी ना हो, जो चुनाव लड़ने के बारे में ना सोचते हों, जिनके जीवन का सपना सिर्फ और सिर्फ बहुजन विचारधारा वाली पार्टी को केंद्र की सत्ता में लाना हो। छठा जो पॉइंट मैंने सुझाव तैयार किया है, उसके मुताबिक बसपा को जितने भी बहुजन महापुरुष हैं उनकी जयंतियों पर प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर पर कार्यक्रम करने चाहिए और इसकी जिम्मेदारी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के पास होनी चाहिए। कार्यक्रमों में लोगों को बहुजन साहित्य बताकर प्रेरित किया जाए और लोगों को वंचित और शोषितों को सत्ता में आने का सपना दिखाना चाहिए। इसके साथ साथ सातवां जो मैंने पॉइंट तैयार किया है, बसपा को एक सोशल मीडिया सेल बनानी चाहिए जिसका सेंटर दिल्ली में हो और उत्तर प्रदेश में इस सोशल मीडिया सेंटर को सबसे ज्यादा सक्रिय रखा जाए जहां पर बसपा का बेस वोट है। बसपा को ऐसे बहुजन यूट्यूबर्स का साथ लेना चाहिए जिनके पास पत्रकारिता का अनुभव है, जो देश में उपेक्षित वर्गों को सत्ता में लाने के लिए इच्छुक हैं। सोशल मीडिया के जरिए बसपा को अपनी सरकारों में किए गए क्रांतिकारी कामों को जनता के बीच में पहुंचाना चाहिए। इसके अलावा आठवां जो मैंने पॉइंट तैयार किया है, उसके मुताबिक बहुजन समाज पार्टी को युवा प्रवक्ताओं की एक टीम तैयार करनी चाहिए जिसमें कम से कम 15 अच्छे वक्ता शामिल हों। इन प्रवक्ताओं को हिंदी और अंग्रेजी भाषा की अच्छी जानकारी हो। इसके साथ ही सामाजिक क्षेत्रों में काम करने का इनके पास अच्छा अनुभव होना चाहिए। मिशन और मूवमेंट की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इन प्रवक्ताओं को हर महीने बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ से एक ट्रेनिंग करानी चाहिए। मतलब पार्टी का जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है, इंटेलेक्चुअल सेल, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और कायदे से पूछिए, इंटेलेक्चुअल सेल ही पार्टी के सारी जितनी भी विंग है उनको जो है वो खुराक देने का काम करेगा। तो इंटेलेक्चुअल सेल जो है पार्टी के प्रवक्ताओं को समय समय पर बताता रहेगा कि आप इन मुद्दों को जो है उठाइए। इसके अलावा नवा जो मैंने पॉइंट 9th नंबर का जो पॉइंट तैयार किया है, बसपा को अपने मिशन को बढ़ाने के लिए यूथ और महिला विंग भी तैयार करनी चाहिए। इसके अलावा किसानों, व्यापारियों और मजदूरों के हितों के लिए संघर्ष करने वालों के लिए भी एक विंग और टीम प्रकोष्ठ तैयार करना चाहिए। आखिरी और 10वां जो पॉइंट है, उसके मुताबिक बसपा में एक एक्शन कमेटी का गठन किया जाए जो सीधे तौर पर बसपा प्रमुख को रिपोर्ट करे। अगर पार्टी में रहकर कोई अनुशासनहीनता करे या पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया जाए
तो उस पदाधिकारी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई ना हो, एक्शन कमेटी पहले जांच करे, उसके बाद वो सीधे पार्टी प्रमुख को रिपोर्ट दे और बसपा प्रमुख उस जो है एक्शन कमेटी की रिपोर्ट पर फैसला लें कि उसके ऊपर कार्रवाई करना है, निलंबन करना है या कुछ साल के लिए पार्टी से निकालना है। तो ये जो 10 हैं, ये मैंने दमदार पॉइंट बनाए हैं, ये मेरे सुझाव हैं। समीक्षा की है मैंने भी कि आखिर बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी जो 2007 से 12 के बीच में उत्तर प्रदेश में इतना बेहतरीन शासन देती, इतना बेहतरीन जो है लैंड ऑर्डर देती, इतना बेहतरीन काम करती है, आखिर उसका डाउनफॉल क्यों हो रहा है? क्या बहुजन समाज पार्टी लोगों से उसकी जो कनेक्टिविटी है वो दूर हो रही है? बहुजन समाज पार्टी को पुराने लोगों को कुछ साथ लाना चाहिए, कुछ नए क्रांतिकारी लोगों को जोड़ना चाहिए, नई टीम, कुछ नए बदलाव होने चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं है, ये मान्यवर कांसीराम साहब के द्वारा उनके खून पसीने से सींची गई एक जो है वो संस्था है। इस संस्था को बर्बाद होते हुए कोई भी नहीं देख सकता है। मैं जब चुनाव में था, चुनाव कवरेज कर रहा था, बहुत सारे लोगों से बातचीत की, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो व्यथित हैं, निराश हैं, उदास हैं, हताश हैं, क्योंकि वो बसपा को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते हैं। इसलिए बसपा को बचाना सबकी जिम्मेदारी है। बसपा सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये मान्यवर कांसीराम साहब के द्वारा दिया गया एक मिशन है, मूवमेंट है, जिसे बचाकर रखना हम सबकी, समाज की जिम्मेदारी है। अगर बसपा का जो है पतन होता है तो ये इस देश के शोषितों और उपेक्षितों के लिए बहुत ही घातक होगा। इस देश में शोषितों और उपेक्षितों के लिए जो राजनीतिक रास्ता मान्यवर कांसीराम साहब ने बसपा के जरिए तैयार किया था, अगर बसपा कमजोर होती है तो उससे समाज का बहुत बड़ा नुकसान होगा। फिलहाल ये जो 10 सुझाव हैं ये मैंने तैयार किए हैं, इन पर जो है कितना काम होना चाहिए, पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, अगर आपके आसपास भी आप भी बसपा से जुड़े हुए हैं और आपके संपर्क में भी बसपा के कुछ नेता हैं जो बहन जी तक सीधे तक पहुंच रखते हैं या फिर जिनका बसपा में प्रभाव है, दखलंदाजी है, तो आप इस वीडियो को शेयर करें। बहुजन समाज पार्टी के जितने ग्रुप्स हैं या बसपा बहुजन विचारधारा से रिलेटेड जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो बहुजन समाज के बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, बहुजन समाज की तरक्की और उत्थान के बारे में सोचते हैं, उन ग्रुप्स में आप इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि एक सकारात्मक संदेश जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाए। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही था। आपसे अपील है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।